बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम डिस्कस करेंगे टार्क। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ। जब फोर्स एक्सर्ट की है तो उसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट अबाउट एन एक्सिस। तो ये जो फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट होगा एक्सिस के गिर्द, उसको हम नाम देते हैं टार्क का। तो टार्क किसके इक्वल है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होगी, ये हमारे पास ऐसी बॉडी है जिसमें अगर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो दो पॉइंट मैसेज के दरमियान जो सेपरेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी का। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा आर क्रॉस एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आर जो है ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, यानी ये वो पॉइंट जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन के लिहाज से, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये फोर्स है और थीटा जो है ये एंगल है हमारे पास पोजीशन वेक्टर और फोर्स के दरमियान, और एन यूनिट वेक्टर है। और ये क्या करता है, टॉर्क की डायरेक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बहुत अहम एमसीक्यू आ जाता है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज, कि जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वो कहा जाता है दैट इज अलोंग पोजीशन वेक्टर या फोर्स। और जो अहम चीज है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आर एंड एफ। यानी हमारे पास फर्ज करें अगर ये आर है ये एफ है, जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी इन दोनों की प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। वो अपवर्ड भी हो सकती है, वो डाउनवर्ड भी हो सकती है, लेकिन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ। तो ये बात आपने एमसीक्यू के लिए बहुत अहम रखनी है, याद रखनी है। क्यों, मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देते हैं, या उसको फोर्स के अलोंग लिख दिया या पोजीशन वेक्टर के अलोंग लिख दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड एफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू एल एफ। ये जो हमारे पास एल है ये मूवमेंट आर्म है और एफ क्या है, फोर्स। तो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, मूवमेंट आर्म पे और फोर्स। यहाँ पे एक और एमसीक्यू और बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर को कहा था कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और बाद एमसीक्यू आ जाता है कि मूवमेंट आर्म इज अ। तो मोस्टली स्टूडेंट का देखा गया है कि उन्होंने क्या किया होता है कि मूवमेंट आर्म को एज अ वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे, जो इसका सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया होता है। लेकिन जो मूवमेंट आर्म जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। मूवमेंट आर्म होता क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और पीवट के दरमियान, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं मूवमेंट आर्म। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पीवट में से पास कर रही हो तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है ये जीरो होगा, और जब मूवमेंट आर्म जीरो होगा तो टॉर्क भी क्या आ जाएगा, जीरो। जैसे आपने वो एक हमने पढ़ा था, कैन अ बॉडी रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ वेट, तो उसका जो सारे का सारा वेट है जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी पीवट में से पास करती है, लिहाजा उसमें मोमेंट आर्म जीरो होता है और टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसका जो न्यूटन मीटर, तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएंगे, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, जब हम टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करते हैं तो टॉर्क की डायमेंशन वर्क या एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, लेकिन इनके यूनिट सेम नहीं होंगे। क्यों, ये हम न्यूटन मीटर के इक्वल ले रहे हैं और उसका ऐसे यूनिट हमारे पास क्या है, जूल। सेकंड, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, और इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या करना होता है कि हम जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत अहम पॉइंट है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है। फोर्स होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो रोल फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है वही रोल टॉर्क इसमें प्ले करता है एंगुलर मोशन में। तो टॉर्क को एक और तरह से भी डिफाइन किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, टॉर्क के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत अहम एमसीक्यू हमारे पास, फोर्स का और टॉर्क का। हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो काम फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है वही रोल जो है वो टॉर्क का किसमें होता है, एंगुलर मोशन में। तो फोर्स लीनियर मोशन में क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन। तो टॉर्क फिर एंगुलर मोशन में क्या प्रोड्यूस करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन।
इसका जो फॉर्मूला लिखते हैं हम F इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स की जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं टार्क, और जो रोल मास लीनियर मोशन में प्ले करती है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में प्ले करता है, एंगुलर मोशन में। तो m को हम रिप्लेस कर देते हैं I से, और लीनियर मोशन में हम एक्सेलरेशन लेते हैं और एंगुलर मोशन में क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा, तो फोर्स भी किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी यहाँ से भी एमसीक्यू हो सकता है कि when an object is at rest or moving with a uniform velocity, तो ऑप्शन में हमारे पास ये भी हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, तो बोथ ए एंड बी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी सेम है, एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जब ये एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टार्क क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट इसके रेलेवेंट हम दो तीन एमसीक्यू जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एट विच पॉइंट परपेंडिकुलर फोर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम टार्क। तो इसमें हमने बताना है कि ये हमारे पास ओरिजिन है, हम किस पॉइंट पे फोर्स एक्सर्ट करें कि हमारे पास टार्क क्या हो, मैक्सिमम हो। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास ये फार्मूला था टार्क का, टार्क इज इक्वल टू एल एफ। तो अगर ये मोमेंट आर्म जितना ज्यादा होता जाएगा तो टार्क उतना ही क्या होगा, ज्यादा। तो मोमेंट आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, लाइन ऑफ एक्शन ये पिवट है, और पिवट और लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा टार्क हमारे पास क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्टेंस कम है, इसका 2 का पॉइंट का डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है, 3 का उससे भी ज्यादा है, 4 का सबसे ज्यादा है। तो जितना लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, मोमेंट आर्म उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, और हमारे पास टार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड एमसीक्यू, इफ अ फोर्स एफ एक्ट परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ओ, यानी इस पॉइंट के परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं इसी पॉइंट पे। इन अबव फिगर टार्क इज जीरो बिकॉज, कहते हैं टार्क जीरो होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ये हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन और पिवट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये जीरो हो जाए तो मोमेंट आर्म क्या होगा, जीरो। और जब मोमेंट आर्म जीरो होता है तो ये जब हम इसको जीरो रख देंगे तो टार्क किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। तो इसमें हमारे पास टार्क क्यों जीरो है, क्योंकि मोमेंट आर्म की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, जीरो के। तो इसकी वजह ये है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये एमसीक्यू बहुत अहम है लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, कहता है द डायरेक्शन ऑफ टार्क इन अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। कहते हैं हम क्या कहते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है और यहाँ भी एक कंडीशन बता दी रही है ये इनर्शियल है। तो कोई चीज़ इनर्शियल कब होगी, जब वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। और जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। लेकिन देखा ये गया है कि मोस्टली स्टूडेंट ने क्या किया होता है कि इसकी जो डायरेक्शन है उसको एंटी क्लॉकवाइज वाला जो ऑप्शन है उसको सही किया होता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, क्या कहा था, हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब अर्थ को हम इनर्शियल ले रहे हैं। जब इसको हम इनर्शियल ले रहे हैं तो इट्स मीन कि ये क्या कर रही है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी तो अल्फा किसके इक्वल होगा, जीरो। तो लिहाजा हमारे पास टार्क किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। तो फिर क्या होगा, नो टार्क एक्ट ऑन है इट। क्यों, टार्क की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जो वर्क हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो हमने कहा था कि जो रोल फोर्स लीनियर मोशन में प्ले करती है वही रोल क्या करते हैं टार्क एंगुलर मोशन में। तो अगर हम इसको टार्क के फॉर्म में लिखते हैं तो W किसके इक्वल आ जाएगा, टार डॉट थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है पावर को हम लेते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो अगर इसको हम भी एंगुलर फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो पावर किसके इक्वल आ जाएगी, P इज इक्वल टू टार डॉट ओमेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हमने देखा है कि जो रोल फोर्स जो है वो लीनियर मोशन में प्ले कर रही है वही रोल टार्क किस में प्ले कर रहा है, एंगुलर मोशन में।
तो ये भी एमसीक्यू बहुत अहम है कि विच वन इज एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। तो वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी? टॉर्क। तो टॉर्क इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। उसके बाद है इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी हालत में होगा? इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं अगर उन सब का सम जो है वो जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है आ जाएगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब इसमें फिर दो कंडीशन है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन या तो वो प्लेन में हो सकती है या फिर क्या होगी? स्पेस में। अगर प्लेन में है तो हमारे पास जो दोनों एक्सिस में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए? जीरो। यानी अलोंग एक्स एक्सिस वाली जो फोर्सेस हैं उनका सम भी जीरो होना चाहिए और अलोंग वाई एक्सिस वाली जो फोर्सेस हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए? जीरो। और अगर स्पेस में होगी तो एक्स वाई जी तीनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो। नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं राइट साइड वाली फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस क्या होंगी? नेगेटिव। और अगर अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव हैं तो डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होंगी? नेगेटिव। और अगर सिर्फ एक लाइन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो दाएं तरफ वाली फोर्सेस किसके इक्वल होनी चाहिए? बाएं तरफ वाली फोर्सेस के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंकरेंट फोर्सेस। तो ये हमारे पास ऐसी फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी के ऊपर एक ही पॉइंट पर एक्ट करती हैं, उनको हम नाम देते हैं कंकरेंट फोर्सेस। अब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तीन कंकरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की हालत में उस वक्त होगा जब वो जो तीन फोर्सेस हैं वो क्या करें? एक ट्राइंगल बनाएं। तो उस वक्त उनका जो सम होगा वो जीरो होगा और बॉडी कौन सी हालत में होगी? इक्विलिब्रियम में। अब अगर फोर होंगी तो फिर क्या बनेगी? फिर हमारे पास स्क्वायर शेप बन जाएगी, यानी क्लोज शेप बन रही है। तो उस वक्त उनके ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी सबका सम क्या होगा? जीरो होगा और वो ऑब्जेक्ट कौन सी हालत में होगा? इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं है लेकिन मैट्रिक में आपने जरूर पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि बाद बात इसके रेलेवेंट भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है स्टेबल स्टेट। तो स्टेबल स्टेट में क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, यानी ये मेरे पास एक बुक है, अब ये हमारे पास स्टेबल स्टेट की इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर किसी बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ। जो ही मैं लिफ्ट करूंगा तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पहले से रेज कर जाएगा। उसके बाद जो ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम बेस एरिया में से पास करती है। तो इसकी तीन कंडीशंस है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर जाता है? रेज कर जाता है। अगर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है और लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम बेस एरिया में से पास करती है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास है, फर्ज करें एक बॉल में, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ। जो ही मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरे पास ये था, अब क्या होगा? ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये फॉल कर जाएगा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल करेगा, ये पहले से नीचे आ गया, अब इसके नतीजे में इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और पहले इस बेस एरिया में से लाइन ऑफ एक्शन पास करेगी। अब जो लाइन ऑफ एक्शन का जो बेस एरिया वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये तीन है। उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अगर किसी बॉडी को हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक बॉल है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूं तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले था वही क्या रहेगा बाद में, लिहाजा इसकी हाइट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये थी हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो ताकि इनके रेलेवेंट अगर कोई एमसीक्यू आए तो आप आसानी से उसको टिक कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट में क्या था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें हमारे पास जितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उनका सबका सम किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। बात ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होगी तो जो टॉर्क हम लेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उस वक्त हमारे पास जो टॉर्क होगा वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगा जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी सिग्मा एफ जो है वो हमारे पास जीरो हो और सिग्मा टार क्या हो, जीरो हो। अब सिग्मा एफ में अगर प्लेन में है तो दो फोर्सेस का सम जीरो होगा, और अगर स्पेस में होगा तो तीन फोर्सेस का सम जीरो होगा, और अगर एक लाइन में है तो सिर्फ एक ही लाइन में जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो तो उसको हम कहते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। जैसे एक टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होती है। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो वो कौन सी हालत में होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। जैसे एक गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, या टर्मिनल वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि ड्रॉपलेट क्या करता है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो वो कौन सी हालत में होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दो हमारे पास टर्म्स है गई हैं, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सेकंड है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस है वो हमारे पास जीरो होगा, लिहाजा उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। इसको एक और नाम दिया जाता है लीनियर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। उसके बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितने टारगेट कर रहे हैं उन सबका मजमूआ जीरो होगा और बॉडी का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो, और इसको हम नाम देते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एट द एंड यहाँ पे हम एक और टर्म यूज करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हों, उसको हम क्या नाम देते हैं, कोप्लेनर फोर्सेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।